Hello student, welcome back to English classes. I am your companion with English classes, 12th English literature. पिछले दिन का वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि जो राइटर हैं एनिस जंग वो इनकाउंटर करती है साहेब आलम से। साहेब आलम के बारे में पिछले दिन बात किए थे कि साहेब आलम एक रैग पिकर्स है, उसका जीविका इसी पर डिपेंड है कि रैग पिकिंग का काम करता है। वो कूड़ा में से जो वेस्ट मटेरियल होता है लोगों का, उसमें से अपने यूज़ का चीज़ वो चूज़ करता है और अपने लिए यूज़फुल बनाता है। तो ये एनिस जंग इनकाउंटर करती हैं, मिलती हैं और उससे उसके जीविका के बारे में, स्कूल क्यों नहीं जाता इसके बारे में पूछती है। और एक्चुअली में वे जो रैग पिकर हैं उनकी फैमिली बहुत गरीब है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वे लोग एक झुंड में चलते हैं, एक साथ चलते हैं और वो खाली पैर होते हैं। तो यही बात यहाँ मेंशन किया गया है कि बेयर फुट ट्रेडिशन, एक्चुअली उनका ट्रेडिशन, उनकी परंपरा ऐसा नहीं है कि वो नंगे पांव चले, परंपरा नहीं है। फिर भी सिंस दे बिलोंग फ्रॉम पुअर फैमिली एंड उनकी जीविका का कोई साधन नहीं है, वो गरीबी से बिलोंग करते हैं। तो क्या होता है ना कि उनके घर वाले, चाहे उनके घर वाले जो हैं वो उन्हें बताते हैं कि देखो अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं है चप्पल पहनना, अभी तुम पैदल भी चल सकते हो। तो इसलिए वे लोग मतलब नंगे पांव चलते हैं। वही बात यहाँ मेंशन भी किया गया है कि द आर्मी ऑफ रैग पिकर्स, आर्मी मतलब यहाँ एक झुंड की बात हो रही है, जो कलेक्टिव नाउन होता है, ये आर्मी कलेक्टिव नाउन है। रैग पिकर्स मतलब रैग पिकर्स की जो झुंड है, हैज़ बीन टोल्ड दैट वॉकिंग बेयर फुट इज़ अ ट्रेडिशन, मतलब उनकी वे लोग नंगे पांव चलते हैं, वो उनके लिए एक ट्रेडिशन सा बन गया है। ट्रेडिशन है नहीं, बन गया है। वन चाइल्ड सेड दैट, जब एनिस जंग एक बच्चा से पूछते हैं कि आखिर बताओ तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो, जूता क्यों नहीं पहने हो, तो उसमें से एक लड़का बोलता है हिज मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम सेल्फ, कि उसकी मम्मा जो है, उसकी मम्मी जो हैं वो सेल्फ पर, सेल्फ का मतलब होता है, देखो ये सेल्फ का मतलब होता है शेल्फ, यहाँ कुछ वर्ड हम इधर मेंशन करेंगे। सेल्फ का मतलब होता है अलमारी। जैसे आपके घरों में कुछ सामान जो रहता है वो रखने वाला ये जगह होता है, अलमारी में हम लोग रख देते हैं, या घर में बनाए जाते हैं, वो स्टेप वाइज होता है, हम लोग उसको सेल्फ बोल सकते हैं। तो ये लड़का बोलता है कि उसकी मम्मा जो है वो सेल्फ से उतार कर नहीं देती है। एक्चुअली आप जानते होंगे ये ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी माँ या कोई भी एक छोटा सा बच्चा है किसी चीज़ के लिए जिद करता है तो उसके फैमिली वाले, उसके परिवार वाले कुछ बहाना करते हैं कि चलो ये चीज़ वो पापा लेके आएंगे, मम्मी लेके आएंगी, है ना। तो इस तरीके से उसकी जो मम्मा है वो बहाना कर देती है कि नहीं वो रखा हुआ है सेल्फ पर, अभी उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ये बच्चा जो है, रैग पिकर्स जो है, वो ये बोलता है कि उसकी मम्मा वो चप्पल उतार कर देती नहीं है। क्योंकि ये जो रैग पिकर्स हैं, इस क्लास के जो बच्चे होते हैं बड़ा इनोसेंट होते हैं, उनके अंदर जो रहता है वो क्लियरली लोगों को बताते हैं। तो वही बात है यहाँ, वो बताया लेखक को कि नहीं मेरी मम्मा जो है वो सेल्फ पर से, अलमारी से उतार कर मेरे चप्पल नहीं देती है। अदरवाइज वेयरिंग शूज़, दूसरा जो लड़का है वो शूज़ पहना हुआ है, दैट डिडंट मैच, लेकिन वो मैच नहीं करता है। मैच का मतलब मेल नहीं खाता है। लेफ्ट वाला राइट, ऐसा कुछ लेफ्ट राइट का नहीं कॉम्बिनेशन था, लेफ्ट वाला लेफ्ट ही है, राइट है तो राइट है। तो वो चप्पल पहना है, जूता पहना है, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा है। एंड वॉज एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड देखो एम्बैरेस्ड का मतलब होता है लज्जित होना। एम्बैरेस्ड का मतलब क्या होगा? लज्जित होना, लज्जित होना अबाउट इट। और इसको लेकर वो कोई परेशानी भी नहीं है, वो लज्जित भी नहीं है, थोड़ा शर्माता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुश है क्योंकि पूरे जीवन में उसे कभी वो जूता मिला ही नहीं है।
तो एक कोट्स की बात करते हैं, थोड़ा सा हमको कोट्स याद आ गया ये अल्बर्ट आइंस्टीन का, कि अल्बर्ट आइंस्टीन जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल से वो लाइक नहीं करते थे, इसलिए कि वहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली वो सब्जेक्ट पढ़ाए नहीं जाते थे, टीचर उनके जैसा मतलब उनके सोच की तरह नहीं थे, तो इसलिए वो मतलब स्कूल से हेड करते थे। और एक दिन की बात है कि उनके पास जूते भी नहीं थे, उतने बड़े फैमिली से तो बिलोंग नहीं करते थे, जूता भी नहीं था। तो वो रास्ते में जाते हैं, एक आदमी को देखते हैं कि वो आदमी के पास तो जूता है लेकिन एक पैर उसका है ही नहीं। तो वो वहीं पर वो भगवान को थैंक गॉड बोलते हैं कि चलो भगवान कम से कम मेरा तो पैर तुमने दिया है। तो यहाँ ये बच्चे जो हैं वो इसलिए खुश हैं कि चलिए मेरे पास जूते तो नहीं थे लेकिन जूते मिल गए हैं, और वो जूते मैच नहीं कर रहे, फिर भी वो शर्माते नहीं हैं, लज्जित नहीं होते हैं। द थर्ड बॉय, तीसरा जो लड़का है, हु हैज़ नेवर ऑन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसका मतलब कभी भी वो एक जोड़ा जूता जीवन में नसीब नहीं हुआ है। डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, डिज़ायर का मतलब क्या होगा, इच्छा। शूज़, और उसकी इच्छा यही है कि उसे जीवन में क्या मिले, शूज़ मिले। देखो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी कुछ न कुछ डिज़ायर होती है ना। डिज़ायर, जैसे मेरा भी डिज़ायर है कि अच्छे गाड़ी में मूव करते है ना, विदेश की यात्रा करते, कहीं भी जाते, कहीं जो अच्छा लगता है उसको खरीदते, ये हर व्यक्ति का इच्छा होता है। लेकिन इसी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनका इच्छा ये है कि मेरे जीवन में क्या मिले, शूज़ मिले। देखो ये बहुत बड़ी लाइन है ये, अगर लाइन को आप समझते हैं हार्डली इसको समझना है कि हर इंसान की इच्छा होती है और इच्छा देखो अलग अलग होता है। यही दुनिया में हम भी रहते हैं, है ना, लेकिन इसी दुनिया में रहने वाले लोग कुछ ऐसे भी हैं जिनकी इच्छा बस केवल क्या है कि मुझे बस 1 पेयर शूज़ चाहिए, एक जोड़े जूता चाहिए। तो ये एक दुख की बात है, और इस चैप्टर में ये मैसेज भी प्रोवाइड करना है कि कैसे स्टोलन चाइल्डहुड, वो उन बच्चों की बात की जा रही है जिनकी चाइल्डहुड स्टोलन कर ली गई है। Staying barefoot has been explained to them as a tradition rather than lack of money। उन लोगों के लिए जो नंगे पाँव रहते हैं, रैग पिकर्स, उन लोगों के लिए कहा गया है कि नंगे पाँव रहना एक्सप्लेन किया गया है टू देम एज अ ट्रेडिशन, उनकी परंपरा है, रेदर देन लैक ऑफ मनी, ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए इस चैप्टर में ये जो एनिस यंग है वो एक्सप्लेन करती हैं कि नहीं, उन लोगों का परंपरा है, उन लोगों का ये ट्रेडिशन ही चला रहा है। उन लोगों के पास ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है, बल्कि वो एक ट्रेडिशन सा बन गया है कि नहीं, उनको नंगे पाँव रहना है। इट इज़ टू हाइड देयर एक्सट्रीम स्टेट ऑफ पॉवर्टी एंड हेल्पलेसनेस। इट इज़ टू हाइड, ये छिपाता है कि उनकी जो मतलब स्थिति है गरीबी की वो बहुत ज़्यादा है, एंड हेल्पलेसनेस, मतलब ये लेखक जो हैं वो ये बताना चाहते हैं कि उनके पास लैक ऑफ मनी नहीं है। लैक ऑफ मनी अगर होगा तो ये दर्शाएगा कि वो बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी से गुजर रहे हैं और हेल्पलेसनेस से गुजर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ जो मेंशन किया गया है वो ट्रेडिशन की, वो एक ट्रेडिशन बन गया है, वो परंपरा बन गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये ऑथर जो हैं वो जब साहेब से मिले थे और साहेब की स्थिति को देखे तो शुरुआती स्थिति में साहब की स्थिति जो थी वो काफ़ी ख़राब था, लेकिन पासेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ क्या उसकी स्थिति में बदलाव होता है। ऑथर इज रिमाइंडेड ऑफ ए प्राइस्ड बेयरफुट सन इन टाउन ऑफ उदुपी 30 ईयर्स एगो। ऑथर जो है वो बात कर रहे हैं, याद कर रहे हैं एक प्राइस्ड के सन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये प्राइस्ड का सन जो है टाउन से बिलोंग करता है, और टाउन का है उदुपी। तो उदुपी में एक मंदिर है, मंदिर में एक पुजारी रहता है, पुजारी के लड़के की बात कर रही हैं एनिस यंग कि ये लड़का जो है बेयरफुट रहता है, और ये घटना कब की है, 30 ईयर्स एगो, 30 साल पहले की है। बॉय विशेस टू ऑन अ पेयर ऑफ शूज़,
और वो लड़का विश करता है, उसकी डिज़ायर ये होती है कि उसका अपना एक जोड़ा जूता हो। द बॉय स्टॉप्ड ब्रीफली इन फ्रंट ऑफ टेम्पल एंड प्रेड फॉर शूज़। जब वो स्कूल जाता है तो हर बार वो मंदिर के सामने रुकता है। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने। तो ये इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होगा? के सामने। यहाँ कुछ कीवर्ड हम लिख रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ मीन्स क्या होगा? के सामने। जैसे आप लोग बहुत सारे ये कह सकते हैं कि मेरे स्कूल के सामने एक पेड़ है, मेरे स्कूल के सामने खेल का मैदान है। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, तो इन फ्रंट ऑफ माई विलेज। इस टाइप का आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ मीन्स क्या होगा? के सामने। तो जब बच्चा जब स्कूल जाता है, वो प्राइस्ट का सन जो है स्कूल जाने के दौरान वो ब्रीफली थोड़े समय के लिए टेम्पल के सामने रुकता है एंड प्रेड फॉर शूज़, और प्रे करता है, प्रार्थना करता है, ईश्वर से कामना करता है फॉर शूज़ कि हे गॉड आप मुझे एक जोड़ा शूज़ दिला दो। 30 years later, 30 साल बाद की बात है, नैरेटर विजिटेड हिज टाउन। नैरेटर उस शहर में जाते हैं एंड टेम्पल, और उस मंदिर में भी जाती हैं। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, और वो उस आंगन में भी जाती हैं जहाँ पर एक नया पुजारी रहता है। प्राइस्ट का मतलब होता है वो वे लोग जो मंदिरों में पूजा कराते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस्ट, पुजारी। जैसे जो मस्जिद में पूजा कराते हैं उनको क्या बोल सकते हैं हम लोग? मौलाना बोल सकते हैं। जो गिरजाघर में पूजा कराते हैं, चर्च में कराते हैं, उनको हम लोग पादरी बोलते हैं। तो बिल्कुल उसी टाइप का ये प्राइस्ट जो हैं वो मंदिरों में पूजा कराते हैं। तो वो एनिस जंग जो है वो बैकयार्ड में जाती हैं, आंगन में जाती हैं, वेयर लीव द न्यू प्राइस, जहाँ पर नया पुजारी रहता था। ये यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा सा लड़का है जो ग्रे यूनिफॉर्म पहना है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? स्कूल ड्रेस। उसका अपना स्कूल ड्रेस होगा और वो ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वियरिंग सॉक्स, और क्या पहना हुआ था? सॉक्स मतलब वो मोजा भी पहने हुआ था। एंड शूज़, और जूता भी पहना हुआ था। अराइव्ड देयर, वहाँ पहुँचती हैं। Christ's son now wears shoes, but rag pickers still shoeless present day। वहाँ जब जाती हैं वो बैकयार्ड में तो देखती हैं कि वो पुजारी, नया पुजारी जो था, नया पुजारी का लड़का जो था, वो इस टाइम यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था, जूता भी पहना हुआ था, मोजा भी पहना था। लेकिन अगर वो वहाँ फिर जब जाते हैं, वहाँ जहाँ पर वो रैग पिकर रहते थे, वो अभी भी शूलेस हैं। अभी भी क्या है? वो शूलेस हैं। मतलब 30 साल बाद भी, 30 साल बाद की बात हो रही है कि प्राइस्ट का सन का जो स्थिति था, इकोनॉमिकल कंडीशन था, वो बेहतर हो गया। लेकिन इन रैग पिकर्स की जो इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें, अभी भी वही का वही है। मतलब उनकी रैग पिकिंग वाली काम से उनकी अर्थव्यवस्था में उनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ।